हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैं आपके सजेशंस पे हमेशा काम करती हूँ और आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो भी आपके ही सजेशन से मैंने ली है। हमारे एक सब्सक्राइबर हमें बहुत वक्त से मिसिंग 411 के ऊपर स्टोरीज लाने के लिए कह रहे थे और आज मैं आपके लिए मिसिंग 411 से स्टोरीज लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आप में से जो लोग नहीं जानते कि मिसिंग 411 क्या है, उन सबको मैं बता देना चाहती हूँ। मिसिंग 411 असल में एक बुक है उन गुमशुदा लोगों के बारे में जिनके गुम होने के बाद उनका आज तक कुछ पता नहीं चला और वो किस तरह गुम हुए और वापस किस तरह आए, उस कहानी के बारे में कोई नहीं जानता और वो आज तक एक रहस्य है। इस बुक के ऑथर हैं डेविड पॉलिडस। उन्होंने ये किताब खुद अपने नज़रिए से लिखी है। वो हर एक केस के साइट पर गए और उन्होंने वहाँ खुद जांच पड़ताल की। तो चलिए आज हम सुनते हैं उन्हीं की कुछ कहानियाँ। स्टीवन कुबाकीज़ का केस। फरवरी 1977 में स्टीवन कुबैके नाम के एक 24 वर्षीय व्यक्ति मिशिगन झील के पास क्रॉस स्ट्रीट स्कीइंग कर रहे थे। वो बर्फ़ कर काफ़ी देर तक स्कीइंग करते रहे और इस तरह जब वो स्कीइंग करते करते थक गए तब उन्होंने एक जगह बैठकर आराम करने का फ़ैसला किया। वो बहुत बुरी तरह थक चुके थे और इसीलिए आराम करने के लिए उन्होंने अपनी स्कीज़ उतारी और कुछ देर के लिए वहीं पर बैठ गए। पर उसके बाद जब वो वापस जाने के लिए मुड़े तब उन्होंने देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो कौन से रास्ते से यहाँ आए थे। यहाँ तक कि बर्फ़ से उनके पैरों के निशान तक मिट चुके थे और इस बात को लेके वो काफ़ी घबरा रहे थे। वो काफ़ी देर तक इधर उधर भटकते रहे और वो समझ गए थे कि वो खो गए हैं। वो बुरी तरह थक गए थे। ठंड से उनके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे और सांस फूल रही थी और धीरे धीरे अचानक ही उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और वो बेहोश हो गए। और जब उनकी आंखें खुली तब तक मौसम बदल चुका था। वो एक घास के मैदान में लेटे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वसंत का मौसम आ गया हो। उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो कि उनके नहीं थे। उनके पास ही एक बैग था, वो भी उनका नहीं था और साथ ही उस बैग में दौड़ने के जूते थे और एक चश्मा था, वो भी उनका नहीं था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अचानक से किस जगह आ गए हैं। वो वहाँ से उठे और काफ़ी देर तक घूमते रहे और घूमते घूमते पास के ही एक शहर में पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने वहाँ के एक रहने वाले लोकल निवासी से पूछताछ की। तब उन्हें पता चला कि वो इस वक्त पिट्सफील्ड मैसाचुसेट्स में हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये जगह उस जगह से 700 मील की दूरी पर थी जहाँ उन्होंने स्कीइंग करना शुरू किया था। तो फिर भला वो यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये बात एक भयानक रहस्य बनकर उनके दिमाग में घूम रही थी। उनके कुछ रिश्तेदार वहाँ पिट्सफील्ड में रहते थे, उनकी मौसी और साथ ही साथ उनके पिता भी। इसलिए वो उनके घर पहुँच गए। उन्हें देखते ही उनकी मौसी और उनके पिता बहुत खुश हुए। वो सब एक तरह से बहुत इमोशनल हो गए। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ चला गया था। असल में मिस्टर कुबाकी पिछले 14 महीनों से लापता थे। मिस्टर कुबाकी जब लापता हुए थे तो उन्हें खोजने के लिए एक खोजी दल को भेजा गया था। वो खोजी दल उन्हें ढूंढते ढूंढते एक झील के किनारे तक पहुंचा। वहाँ उस खोजी दल को उनके स्की और उनके जूते मिले और पैरों के निशान जो कि झील तक जा रहे थे, पर उसके अलावा उन्हें कोई चिन्ह नहीं नज़र आया और इसलिए ये मान लिया गया कि मिस्टर कुबाकी ने खुद को
झील में डुबाकर आत्महत्या कर ली है और वो मर चुके हैं। उसके बाद से उनकी खोज करनी बंद कर दी गई। बाद में जब कारणों की पुष्टि की गई तो सबसे बड़ा कारण जो कि उनके गुमने का था वो ये निकल के आया कि मिस्टर कुबाकी को भूलने की बीमारी थी और वो अक्सर चीज़ें भूल जाया करते थे। पर इतने लंबे समय तक उन्होंने कोई चीज़ भुला कैसे दी, ये बात डॉक्टरों के लिए अभी भी रहस्य का कारण बनी हुई है। मिस्टर कुबाकी का ये केस मनोविज्ञान के चिकित्सकों के लिए एक स्टडी का केस बन गया था और उन्होंने इस केस को अपनी स्टडी के लिए अपनी किताबों में भी शामिल किया। पर बहुत खोजों के बाद भी नहीं पता चल पाया कि मिस्टर कुबाकी आखिर 14 महीनों तक कहाँ गायब रहे थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। हमारी अगली कहानी है केस ऑफ मॉरिस डोमेट्स। सन 1981 में 84 वर्षीय मिस्टर मॉरिस डोमेट्स अपने एक दोस्त के साथ पुखराज की खोज पर निकल पड़े। उनके दोस्त का नाम था डेविड मैक्सवीनी। मिस्टर मॉरिस और मैक्सवीनी दोनों ही पुखराज ढूंढने के लिए निकल पड़े। मॉरिस एक धर्मशास्त्री थे। उन्होंने धर्मशास्त्र में पीएचडी की थी और अखबारों में छपने वाले उनके लेखों में अक्सर वो कहा करते थे कि जल्दी ही एक बार फिर से एक एंटी क्राइस्ट या फिर एक शैतान इस ज़मीन पर, इस धरती पर जन्म लेने वाला है और उसके आने से इस धरती पर तबाही फैल जाएगी। वो अपने साथ महामारी और साथ ही साथ तबाही और बर्बादी लेकर आएगा। वो किसी राजनीतिक नेता या फिर किसी राजनीतिक संघ के रूप में भी उभर सकता है। ये उनके अपने विचार थे। खैर, जिस रोज़ वो पुखराज ढूंढने के लिए निकले, उन्हें कोलोराडो पाइक नेशनल फॉरेस्ट तक जाना था। वो जल्दी ही इस नेशनल फॉरेस्ट के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पहुँचना था टोपास पॉइंट तक। टोपास पॉइंट तक जाने के लिए उन्हें एक पुरानी और बहुत ही ख़राब सड़क का इस्तेमाल करना पड़ा। वहाँ पहुँचने के बाद पुखराज ढूंढने में उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों की मदद लेने का फ़ैसला किया। उन स्थानीय लोगों से ही उन्हें वहाँ के बारे में कुछ नए तथ्य और कुछ नई कहानियाँ सुनने को मिली। उन सभी स्थानीय लोगों के हिसाब से ये जगह शापित थी और वहाँ रहने वाले रेड इंडियंस के हिसाब से किसी वक्त में इस जगह को शैतान का सर कहा जाता था। यहाँ अक्सर दुर्घटनाएं और बुरी चीज़ें होती ही रहती हैं। ये मिस्टर मॉरिस के लिए एक अनोखा संयोग था। वो खुद भी एक धर्मशास्त्री थे और इस तरह की बातों में उन्हें खासा रुचि थी। पुखराज ढूंढने के लिए वो कुछ और आगे बढ़े। मिस्टर मॉरिस बहुत ही मुश्किल से चल पाते थे क्योंकि उन्हें घुटनों के दर्द की परेशानी थी। मिस्टर मॉरिस को चलने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत थी और उनके दोस्त मिस्टर मैक्सवीनी को भी खुदाई के लिए किसी की मदद की ज़रूरत थी। पर मिस्टर मॉरिस खुदाई की जगह पर अपने आप नहीं पहुंच सकते थे। वो जगह जहां उन्हें खुदाई करनी थी और पुखराज ढूंढना था, वो इस जगह से कुछ आगे जाकर पहाड़ी की तलहटी में थी, जहां तक पहुंचना मिस्टर मॉरिस के लिए बहुत मुश्किल काम था। पर उन्हें वक्त पर वहां काम शुरू करना था, इसलिए उनके दोस्त ने उनसे कहा कि अब हमें 10 मिनट में वहां तक पहुंचना चाहिए, वरना बहुत वक्त हो जाएगा। और इतना कहकर वो अपने खुदाई के स्थान पर चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपने औजार और सामानों को इकट्ठा और साफ़ सुथरा करना शुरू किया। मिस्टर मॉरिस ऊपर ही रुके हुए थे और उनके दोस्त मैक्सवीनी पहाड़ की तलहटी पर अपने सारे औजारों को लेकर पहुँच गए थे। उन्होंने सोचा था कि वो ये सारा सामान पहुँचाने के बाद मॉरिस को यहाँ लेकर आ जाएंगे और जब वो सामान रखकर वापस
पहाड़ के ऊपर पहुंचे तब उन्होंने देखा तो मिस्टर मॉरिस वहां से गायब थे। मैक्सवीनी ने हर तरफ खोजा, उसने हर तरफ ढूंढा, पर मॉरिस कहीं नज़र नहीं आया। उसने कार का हॉर्न बजाया और अपने साथ चल रही एक गाड़ी को रोका और उसे शहर से मदद लाने के लिए भेजा। वहाँ की स्थानीय पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने लगभग 5 दिन तक वहाँ के इलाके में खोजबीन जारी रखी, पर मिस्टर मॉरिस का कहीं पता नहीं चला। और आखिर में काफ़ी दिनों की खोजबीन के बाद पुलिस ने ये कहकर मिस्टर मॉरिस के केस को बंद कर दिया कि उन्होंने वो सब कुछ करके देख लिया जो वो कर सकते थे और अब वो और मेहनत नहीं कर सकते। और इसी के साथ मॉरिस डोमेट्स का केस बंद हो गया और वो उसी तरह गुमशुदा हो गए। उनकी वाइफ ने एक बार फिर से कोलोराडो के गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी इस केस को दोबारा खोलने के बारे में, पर ये केस कभी नहीं खुला और उन्हें गवर्नर की तरफ से कभी भी कोई चिट्ठी नहीं मिली। कई सालों बाद जब डेविड पॉलरीज ने इसके ऊपर एक मिनी डॉक्यूमेंट्री बनाई तब उन्होंने ऐसे कई लोगों के रहस्य का खुलासा किया जो डेविल्स हेड पॉइंट पर गायब हो गए थे। और उसके बाद वहाँ की स्थानीय पुलिस ने मिस्टर मॉरिस डोमेट्स के केस को दोबारा खोला। केस ऑफ डैनी फिलिपिडिस। – 2018 की बात है, फरवरी का महीना था। डैनी फिलिपिडिस नाम के एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ एक स्की ट्रिप पर निकले थे। वो सभी न्यूयॉर्क में थे। वो काफ़ी देर से स्की कर रहे थे और दोपहर के 2 बजने वाले थे। उनमें से सभी सोच रहे थे कि वो सब अब दोपहर का लंच करने के लिए अपने लॉज में लौट जाएं। पर डैनी ने कहा कि वो एक और बार एक चक्कर लगाकर आना चाहता है आसपास के इलाके का, और ऐसा कहते हुए उसने अपने स्कीज पहने और वो दोबारा एक चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा, जबकि उसके दोस्त वापस लॉज की तरफ लौट गए। डैनी अपने दोस्तों से कहकर गया था कि वो उनके लंच टाइम तक वापस आ जाएगा, पर अब शाम के 4 बजने वाले थे और डैनी का कहीं अता पता नहीं था। डैनी ने ना किसी तरह का मैसेज दिया और ना ही उसने किसी तरह की कोई फ़ोन कॉल की। उसके दोस्त घबरा गए और वो परेशान हो उठे और उन्होंने फ़ौरन उसे ढूंढना शुरू किया, पर काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं ढूंढ पाए। और आखिरकार उन्होंने लॉज में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को उनकी समस्या बताई और बताया कि वो अपने दोस्त को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो कहीं खो गया है। उसे ढूंढने के लिए 130 लोगों की टीम भेजी गई, पर वो सभी खाली हाथ वापस आ गए। उसका कहीं भी अता पता नहीं था। 6 दिन बाद अचानक ही डैनी की वाइफ को एक कॉल आती है। ये नंबर उसके लिए बहुत नया था और बिल्कुल अनजान। वो इस नंबर को बिल्कुल नहीं पहचानती थी, और जब उसने फ़ोन को रिसीव किया तो उस तरफ से आने वाली आवाज़ को वो बिल्कुल ठीक से पहचान गई। ये डैनी की आवाज़ थी। बात करते वक्त ऐसा लग रहा था मानो बहुत बुरी तरह डैनी कंफ्यूज्ड हो या परेशान हो। वो ठीक से बात नहीं कर पा रहा था और फ़ोन कट जाता है। इसके बाद उसकी वाइफ उसे एक बार दोबारा उसी नंबर पर फ़ोन करती है, और जब वो फ़ोन उठाता है तब उसकी पत्नी उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार 911 पर कॉल करे ताकि वो लोग उसकी मदद कर सकें और उसे वापस घर ला सकें। और उसने ठीक वैसा ही किया, और वो उन लोगों को नहीं बता पाया कि वो कहाँ था। उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ पर था। वो सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों के बारे में ही बता पाया, और उन्हीं
चीज़ों के सहारे आखिरकार खोजी दल ने उसे खोज निकाला। जब खोजी दल ने उसे ढूंढा तब उन्होंने देखा कि वो अभी भी अपने स्कीज़ पहने हुए है और बहुत बुरी हालत में है। उससे डॉक्टरी इलाज की तुरंत ज़रूरत थी। साथ ही साथ उसके पास एक बिल्कुल नया और ब्रांड न्यू आईफोन मिला, जिससे उन्हें वो कॉल आई थी। खैर, जब उसे ढूंढा गया उस वक्त वो कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो एयरपोर्ट के आसपास था। वहाँ एक जगह जहाँ कार रेंट पर ली जाती थी, वो उसी जगह पर मिला था। ये जगह उस जगह से तकरीबन 3000 माइल्स की दूरी पर थी, जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। पर डैनी को किसी भी तरह का अंदाज़ा नहीं था कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। जब उसे बताया गया कि वो कितने दिनों तक गुम था और वो कहाँ पर था, अपनी प्रारंभिक जगह से कितनी दूरी पर था, तो वो सब कुछ सुनकर वो बहुत चिंतित और इमोशनल हो गया था। उसे इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा। लोगों के अंदाज़े की माने तो ऐसा हो सकता है कि डैनी को किसी ने किडनैप किया हो, किसी तरह के ट्रक में रखा हो और इस वजह से वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देख ही नहीं पाया हो और इसलिए वो नहीं जानता था कि वो कहाँ पर है। खैर दोस्तों, मेरी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मेरी आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपके और भी कोई सजेशंस हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।